आप सभी बच्चों को बहुत-बहुत नमस्कार है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई आप लोगों से थोड़ा कहना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें क्योंकि आप लोग बहुत से ग्रुपों से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा ग्रुप में शेयर भी किया करें। और भी टीचर्स का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि इस चैनल पर लेकर आऊँ, तो थोड़ा-सा चैनल को आप लोग प्रेम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया था कि भाई आप जाइए व्यापार करिए, हमारे यहाँ ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। बदले में आप हमको 4 लाख पाउंड दीजिएगा, ऐसा शर्त वहां पर कहीं न कहीं फाइनल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इस रेगुलेशन की, रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ी बात है। आखिर कौन से कारण थे कि ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसद के माध्यम से नियंत्रण करना पड़ा। तो पहला हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि कहीं न कहीं रेगुलेटिंग एक्ट के आने के क्या कारण थे, क्योंकि भारत के संवैधानिक इतिहास की यात्रा भी लिखित रूप से यहीं से शुरू हो रही है। यही बहुत शुभ संकेत है भारत के लिए कि भारत के संवैधानिक इतिहास की, या भारत के संवैधानिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम ये प्रश्न पढ़ना चाहेंगे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट आखिर क्यों आया, क्या परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई। दूसरी, इस एक्ट की प्रमुख धाराएं क्या हैं। तीसरी बात कि इस एक्ट में क्या दोष थे जिसके कारण से एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या कह सकते हैं एक्ट ऑफ अमेंडमेंट 1781 को लाना पड़ा। इस पर हम लोग बड़ी लंबी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जो है यहां पर बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर। मैंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करती है, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इस तरह से एकाधिकार दे दिया। यानी कहा कि भैया आप व्यापार करिए, आपको कुल मिला के मोनोपोली है, ठीक है ना। ये ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भैया आप व्यापार करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी अब व्यापार करने के लिए भारत नहीं जाएगी। ये एकाधिकार का मतलब है कोई अन्य कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी से यह कहा गया कि भाई प्रतिवर्ष आपको 4 लाख पाउंड, ये ध्यान रखिएगा, 4 लाख पाउंड इस तरह से जब व्यापार करेंगे तो भाई आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो हमको भी कुछ चाहिए, तो 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो 4 लाख पाउंड इस तरह से ब्रिटिश सरकार को देना होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग समझ लें क्या कि 4 लाख पाउंड आपको ब्रिटिश सरकार के राजकोष में जमा करना होगा, ये शर्त हो गई थी। धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर आती है, व्यापार करती है। व्यापार करने के बाद कंपनी को लगा कि यार बंगाल तो एक बहुत बड़ा समृद्धशाली शहर है, बंगाल सूबा है, प्रांत है, और यहाँ तो बहुत असीम संभावनाएं हैं, इस पर नियंत्रण किया जाए। इसीलिए आप देखिए कि कंपनी एक तरह से अपने व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य विस्तार की तरफ भी कदम उठा रही है, जिसका परिणाम हम लोग 1757 का प्लासी का युद्ध देखते हैं। यानी प्लासी का जो युद्ध देखते हैं उसका रीजन क्या है, ट्रेड है। ये ध्यान रख लेना, साम्राज्य विस्तार करने के पीछे भी उद्देश्य क्या है, ट्रेड है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मिलेंगे, हमारे पक्ष का नवाब मिलेगा, तो अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उस नवाब के अकॉर्डिंग हम ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक फायदा उठा सकते हैं। तो प्लासी के युद्ध के पीछे भी उद्देश्य क्या था, ट्रेड था। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 1764 में देखते हैं तो जो बक्सर लड़ा गया। मैंने क्या कहा कि भारत में जो भी पॉलिसी ब्रिटेन की आ रही है, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस के रूप में हो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में हो, चाहे साम्राज्य विस्तार के रूप में हो, चाहे युद्ध के रूप में हो, सबका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, सबका लक्ष्य भारत के धन का निष्कासन। बक्सर के युद्ध के लड़ने का उद्देश्य भी यह है कि बंगाल पर अब पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाए। और जब बक्सर में कुल मिला के कंपनी की क्या होती है, ईआईसी कंपनी जो है आप जानते हैं इस युद्ध में जीत जाती है। तो जब जीत जाती है तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, आप बहुत अच्छी से जानते हैं कि 1765 में शाह आलम सेकेंड, यानी मुगल सम्राट की बात करना चाहता हूं, ये मुगल सम्राट ने कंपनी को कुल मिला के क्या कर दिया, यानी इस ईआईसी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना, कंपनी दीवान बन गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, इतने बड़े सूबे की दीवान बन जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर।
तो वहां जो ब्रिटेन में बैठी हुई ब्रिटेन सरकार है उसको लगा यार कंपनी के पास तो बहुत कुछ माल आ गया है, तो उसने कहा प्रभु थोड़ा सा माल बढ़ाइए ना, 4 लाख में काम बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाभांश जो यहां से होगा, दीवानी से जो लाभांश मिलेगा उससे हमको भी कुछ हिस्सा चाहिए। अब सुनते जाइएगा, यानी अब ब्रिटिश सरकार की भी डिमांड बढ़ेगी और स्वाभाविक है बढ़ना भी चाहिए। अब इस दीवानी के तहत आपको बताना चाहता हूं कि 1765 से लेकर 1772 के बीच में क्या हो गया, तो क्लाइव ने एक व्यवस्था स्थापित कर दी थी, द्वैध शासन। और इस द्वैध शासन में आप जानते हैं कि जो निजामत है यानी शासन व्यवस्था का काम नवाब को दिया गया और कंपनी को दीवानी यानी बंगाल बिहार उड़ीसा के राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया। अब यहीं से मामला बिगड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बढ़ने लगीं, बड़े पैमाने पर कहीं कि भ्रष्टाचार बढ़ने लग गए। मैंने कई कई बार कहा है कि 1765 से 72 का काल बंगाल के लिए एक प्रकार से बंगाल के लिए अंधकार का युग है, अंधकार का युग हो गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कहते हैं पार्सिबल स्फीयर कहते हैं, पार्सिबल स्फीयर कहते हैं, पार्सिबल स्फीयर कहते हैं कि यह जो काल था, स्पीयर है, यह जो काल था वो खुली और बेशर्मी की लूट का काल था, खुली और बेशर्मी की लूट का काल है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बेशर्मी की लूट का काल है। या कुल मिला के के.एम. पणिक्कर साहब क्या कहते हैं, के.एम. पणिक्कर साहब कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये डाकू राज्य था। भाई आपको एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं सोने की अंडा देने वाली मुर्गी ही दे दिया जाए तो अपने समय पर ही तो अंडा देगी। आप तो मुर्गी को एक ही दिन काट कर सब अंडा निकालने के प्रयास में हैं, और वही बंगाल में हुआ। बंगाल का चूंकि सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो वहां का किसान है, वहां का दस्तकार है, वहां का शिल्पकार है, और उन लोगों से कंपनी के एजेंटों के माध्यम से इतनी ज्यादा वसूली की गई कि कंपनी के हालात बद से बदतर हो गए। अरे कुलना के कंपनी के हालात तो बदतर हुए, बंगाल के हालात भी बदतर हो गए। किसान कुलना के जमीन छोड़कर भागने लग गए, जुलाहे अपना अंगूठा कटवाने लग गए। तो स्वाभाविक रूप से जो वहां का कुलना के रिसोर्सेस थे, कंपनी ने इतनी लूट मचाई कि वहां पर हालात बद से बदतर हो गए, जिसके कारण से कंपनी का घाटा अब स्वाभाविक है। तो यही सोर्स में हम पढ़ना चाहते हैं कि जब आपने 1765 से 72 के बीच में उपद्रव मचाया तो बंगाल की हालात बदतर हो रहे हैं। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं इस एक्ट के आने के पीछे कारण अगर हम बात कर लेते हैं, कारण तो पहला कारण या कारण हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। इस कारण को अगर पढ़ते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पीछे कारण, तो इस कारण को अगर हम पढ़ लें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहला कारण है 1769 का बंगाल का भयानक अकाल। अब यहां पर भयानक अकाल पड़ रहा है, फेमाइन, और ये अकाल के दो कारण हैं, प्राकृतिक अकाल भी था और साथ में मैंने क्या कहा कि कंपनी ने इतना निर्दयता किया यहां के जुलाहों के ऊपर, किसानों के ऊपर, कि किसान जमीन छोड़ रहे हैं। यानी इस समय 1765 से 72 के बीच में अगर ध्यान रखिएगा तो बंगाल की 1/3 जो जमीन है वो कलना के बंजर हो गई, बंजर या जंगल में परिवर्तित हो गई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, जंगल में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि किसान कह रहा है कि भाई हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम खेती क्यों करें। दूसरी बात कि यहां पर 1/3 लोग इस अकाल के कारण, 1/3 लोग कहीं ना कहीं मौत यानी मृत्यु होती है, 1/3 लोग बंगाल का 1/3 कुलना के लोग मर गए। तो इतने हालात बदतर जब हो गए तो ऑटोमेटिक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी। यानी 1769 के बंगाल के भयानक अकाल ने बंगाल के हालात को बद से बदतर कर दिया, जिसके कारण से कंपनी की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं। अगर हम थोड़ा सा और इस विषय को लेकर अगर बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। 17 यहां पर एक तरह से अब आप बंगाल पर जब नियंत्रण कर लिए हैं तो बंगाल पर जब नियंत्रण कर लिया तो आपको लगा कि अन्य जगह नियंत्रण किया जाए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, दूसरा कारण है कि कंपनी जो है एक तरह से कह सकते हैं लगातार युद्धों में फंसी रही। यानी इस समय में अगर देखा जाए तो कंपनी लगातार अनावश्यक
युद्धों में, अनावश्यक युद्धों में फंसी रही। और जब अनावश्यक युद्धों में फंसी रही और इसका कोई और इसका कोई कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हुआ, आर्थिक लाभ भी नहीं हुआ, यानी कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी को कोई आर्थिक लाभ भी हो, आप युद्ध कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहां पर अगर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी समय लड़ा जा रहा है, 1766 से 69 के बीच में लड़ा जा रहा है। तो आप यहां पर बंगाल पर जब आप कब्जा किए हैं तो ये युद्ध यहां लड़ा जा रहा है, यहां पर लड़ा जाएगा, और जब ये युद्ध यहां लड़ा जाएगा तो यहां के रिसोर्सेज ऑटोमेटिक कुल ना कि आप यहां के रिसोर्सेज को यहां लगा रहे हैं। यानी एक तरह से बंगाल में जो आप वसूली कर रहे हैं उस पैसे को आप अनावश्यक युद्धों में लगा रहे हैं, और उन युद्धों से कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से कोई लाभ भी नहीं हो पा रहा है। इससे भी कंपनी के हालात खराब होने लग गए। यानी पहला तो अकाल है, दूसरा कहीं ना कहीं अनावश्यक युद्धों में फंसे होना, जिससे कंपनी का पैसा तो गया लेकिन आपको कोई लाभ अभी नहीं मिल पाया। ये दूसरा कारण है। तीसरे कारण की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी का भ्रष्टाचार, यानी एक प्रकार से देखें तो कंपनी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर है। कंपनी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार अगर देखते हैं तो ये चरम सीमा पर है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी यहां पर कंपनी के जो अधिकारी थे, यानी जो ये अधिकारी थे, ये अब अपने व्यक्तिगत व्यापार पर अधिक ध्यान रखते थे। व्यक्तिगत व्यापार पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। यानी ये व्यक्तिगत व्यापार पर ज्यादा फोकस करने लग गए। यहां के राजाओं से, जमींदारों से, नवाबों से अनर्गल वसूली करने लगे। यानी अनावश्यक वसूली ये कर रहे हैं। कौन? कंपनी के अधिकारी। बहुमूल्य इस प्रकार से जो है बहुमूल्य उपहार ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि कंपनी घाटे में जा रही है, क्योंकि ये कंपनी के जो अधिकारी थे अब ईआईसी यानी कंपनी के व्यापार पर कम ध्यान दे रहे थे और अपने व्यक्तिगत व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसके बदले में वो कुलना के बड़े पैमाने पर कुलना के कहीं अनावश्यक वसूली करते थे। अपने बहुमूल्य उपहार जब रिटायरमेंट होकर जाते थे यहां से अथाह पैसा लेकर जाते थे। और ये जो कंपनी के अधिकारी थे ये पूरी तरह से मालामाल हो गए, माल हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। यहां तक कि इनका मजाक उड़ाने के लिए, इनका रहन सहन जब ब्रिटेन में देखा जाता था तो ब्रिटेन के लोग इन अधिकारियों को नवाब कहने लग गए। ब्रिटेन के लोग इन अधिकारियों को क्या कहने लगे? नवाब कहने लगे। तो कंपनी ने जब ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से तो ब्रिटिश सरकार ने कहा यार समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे जो लोग हैं वो रिटायरमेंट करके आ रहे हैं तो अर्थात जो है आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, आलीशान व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और कंपनी घाटे में जा रही है। ये भी कुलना के स्ट्राइक कर गया किसको? ब्रिटिश सरकार को, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। और आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से कंपनी ने यानी ईआईसी ने इस आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण 1769 से लेकर 1772 तक जो 4 लाख पाउंड का कमिटमेंट था, यानी एक प्रकार से किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार को ऋण नहीं दिया। यानी ब्रिटिश सरकार को कुल मिला के कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार को पैसा नहीं दिया, यानी पैसा नहीं दिया। इस बात को थोड़ा सा कंपनी कह रही है भाई हम घाटे में हैं, हम कहां से दें। ब्रिटिश सरकार ने कहा यार तुम लोग मजे कर रहे हो, कह रहे हो कि कुलना के पैसा नहीं है। दूसरी बात अगर यहां पर कर लेते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कारण है, ये तीसरा कारण हो गया। एक चौथा कारण भी हम कह सकते हैं टी ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। टी ट्रेड, अब ये टी ट्रेड क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ईआईसी है, जो कंपनी है, ये क्या करती है कि भारत से बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन करवाती है और इसे अमेरिका में ले जाकर
भारी कीमत पर, यानी भारी कीमत पर नहीं, बहुत कीमत पर, भारी कीमत पर भारी कीमत पर एक्सपोर्ट कर रही है। यानी यहां पर कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत से वो चाय औने पौने दाम पर कुल के वसूल करते हैं और इसको बड़े पैमाने पर अमेरिका में ले जाकर एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कंपनी को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, इस व्यापार से कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। लेकिन इसी समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, और जब डच लोग आ गए तो डचों ने क्या किया, ये जो व्यापार चाय का था, डचों ने इस चाय के व्यापार पर लगभग अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अवैध रूप से कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया? यानी इस चाय की स्मगलरिंग होने लगी। यानी एक प्रकार से स्मगलिंग का मतलब क्या है कि एक गुप्त रूप से डच लोग कुल के चाय की वसूली कर रहे हैं, यहां से खरीद रहे हैं और ले जाकर अमेरिका में सस्ते, यानी ब्रिटेन की तुलना में सस्ते दाम पर भेज रहे हैं। तो कहीं अमेरिका में, यानी भारत से एक तरह से डच लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद अमेरिका में जाकर कुल के इनसे कम रेट पर बेच रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका के लोग ब्रिटेन से क्यों चाय खरीदेंगे? तो यहां पर जो डचों ने ये खेला किया, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को इस टी ट्रेड पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तब कंपनी को लगा अब हम जी नहीं पाएंगे, और इसीलिए अब हमें हर हालत में क्या करना पड़ेगा? तो हर हालत में अब ब्रिटिश सरकार के पास रोना पड़ेगा और ब्रिटिश सरकार से कहना पड़ेगा कि भैया अब हमारी मदद करो, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। इस तरह से कंपनी ने कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रिटिश सरकार के पास अपनी बात रखी कि भाई हमारी हालात बदतर हो गए हैं और हमें अब आप किसी भी तरह से मदद करिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन 4 कारणों से हम देखते हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? यानी पूरी तरह से खराब हो गई या शोचनीय हो गई। तो ये आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई या खराब हो गई, तब हम क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी आज घाटे में है, लेकिन सोने की मुर्गी है, कुछ ना कुछ तो फायदा देगी ही। तो ब्रिटिश सरकार को भी लालच आया, और ब्रिटिश सरकार को लालच आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से वहां की ब्रिटिश सरकार से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटिश सरकार से क्या किया, यानी ब्रिटिश सरकार से क्या मांगा? ऋण मांगा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ऋण मांगा कि भाई हमारी मदद करिए। ब्रिटिश सरकार को भी लालच उठा कि नहीं इसकी मदद करना जरूरी है, क्योंकि ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि भारत जैसे उपनिवेश में बने रहेंगे तो हमें लाभ ही देंगे, और दिया भी लाभ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तब कंपनी ने ऋण देने से पहले कंपनी को ऋण देने से पहले ब्रिटिश सरकार ने, ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने, यानी कंपनी को ऋण देने से पहले क्या हो रहा है? ब्रिटिश सरकार क्या करने जा रही है? तो इस तरीके से जांच के लिए, यानी एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने, या यूं कह सकते हैं वहां की संसद ने जांच करने के लिए क्या जांच करने के लिए? कि वास्तव में कंपनी के हालात खराब हैं कि कंपनी हमसे पैसा ऐंठ रही है। तो जांच करने के लिए 2 समितियां गठित की हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये 2 समितियां गठित की, और दोनों समितियां गठित की तो एक जो समिति है उसको कुल के बरगोइने के नेतृत्व में, ध्यान रखना, जो पहली समिति बन रही है उसके अध्यक्ष कौन है? तो बरगोइने के नेतृत्व में, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक बनी। और दूसरी समिति कौन सी बनी? ये दोनों समिति कौन मान रही है? पार्लियामेंट। ये दूसरी समिति कौन? एक गुप्त समिति बन रही है। कौन सी बन रही है? गुप्त समिति बन रही है। और इन दोनों समितियों का गठन कुल के ब्रिटिश संसद में किया गया। अब ब्रिटिश संसद ने जब इस दोनों कमेटियों का गठन किया
तो इस प्रकार से दोनों कमेटियों ने अपनी संसद के पटल पर रिपोर्ट भेजी, और जब संसद के पटल पर रिपोर्ट भेजते हैं तो संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर, इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। अब ये जो 2 अधिनियम पारित किए गए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पारित किए। अब ये जो 2 अधिनियम पारित किए, ये कौन से अधिनियम हैं? पहला है कि कंपनी ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने कहा, या ब्रिटिश संसद ने कहा, ठीक है भैया, आपको हम 4% ब्याज पर 14 लाख पाउंड का कर्जा दे रहे हैं। कहा कि भैया हम आपको, यानी ब्रिटिश सरकार ने कहा, ब्रिटिश सरकार भी कह सकते हैं, संसद भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो संसद ने जब 2 अधिनियम पारित कर दिए तो एक के द्वारा 4% वार्षिक ब्याज पर, ध्यान रख लेना, 14 लाख पाउंड का कर्ज EIC को दिया गया। यानी EIC को मिल गया कि भैया ठीक है, आप अपनी स्थिति को ठीक करिए, 14 लाख पाउंड हम आपको कर्ज दे रहे हैं। लेकिन दूसरे अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी कुल मिला के कहीं न कहीं पारित किया गया। यानी यहां पर ध्यान रखना, दूसरे अधिनियम द्वारा, भैया हम आपको मालूम पड़ा 14 लाख पाउंड दे दें और आप फिर उस पैसे को बर्बाद कर दो, इसलिए दूसरे अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु कहीं न कहीं हम एक अधिनियम, ये ध्यान रखना, ये भारत के संवैधानिक इतिहास की भी शुरुआत है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरह से शासन में सुधार हेतु 1773 में एक कानून बनाया। 1773 में क्या बनाया? एक कानून बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। यानी एक तरह से अब हम रेगुलेशन करेंगे, यानी कंपनी के ऊपर वहां की सरकार का क्या होगा? रेगुलेशन होगा। यानी पहली बार ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ। ये कहीं ना कहीं 2 अधिनियम जो पारित हो रहे हैं, इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं, यहां पर नोट लिख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तो यहां तक आपको कहीं ना कहीं मेरी कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि डायरेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा देने से मजा नहीं आएगा। आखिर उस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, उसको भी हमारे लिए जानना जरूरी है, और शायद मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्लियर है बच्चे? अब चलिए, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या हैं, अब हम लोग प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के विषय में पढ़ना जरूरी है। तो अब कुलना के प्रावधानों की बात करते हैं। तो मैंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो 1774 में लागू होता है। यानी ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन को लेकर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया।
यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया है वो 1773 में है, लेकिन जो लागू हो रहा है 1774 में ये लागू हुआ है। 1774 में क्या हुआ है, ये लागू हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? अब इस एक्ट के प्रोविजन यानी प्रावधानों के ऊपर हम लोगों की बात होनी चाहिए। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने हेतु बंगाल प्रेसिडेंसी को उसका एक तरह से बॉस बना दिया गया। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी को कुल ना के कहीं ना कहीं अभी तक क्या था, जरा समझ लिया जाए। यानी इसको अगर थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास किया जाए तो यहां पर समझ सकते हैं कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो तीनों में गवर्नर हुआ करते थे। तीनों में क्या हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे। तीनों जगह गवर्नर हैं और तीनों ही राइट ऑफ इक्वलिटी के तहत बराबर हैं। यानी कोई कहे कि हम बॉस हैं तो इससे क्या है, सिस्टम गड़बड़ा रहा था, कंपनी का राज्य क्षेत्र भी बढ़ रहा था। कंपनी की कुल ना के ये बंबई प्रेसिडेंसी है, ये बंगाल है, ये बंगाल है, ये बॉम्बे है और ये मद्रास है। ठीक है ना? तो यहां पर तीनों प्रेसिडेंसियां जब बन गई हैं तो तीनों में गवर्नर थे, तो ये नहीं कल क्लियर हो पा रहा था कि आखिर बॉस कौन होगा। इस एक्ट के द्वारा यह प्रोविजन किया गया है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो स्वतंत्रता, तीनों स्वतंत्र हैं, तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी को कहीं ना कहीं उनका संप्रभु बना दिया, यानी बॉस बना दिया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी इस एक्ट में क्या है कि यहां पर क्या है, यानी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्वतंत्रता, यानी अभी तक सब लोग डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थे, कोई भी डिसीजन ले सकते थे, लेकिन स्वतंत्रता पर रोक लगाते हुए क्या कर दिया गया, यानी इनकी स्वतंत्रता पर, इन पर थोड़ा स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है, पूरी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाया गया, मैं अभी बताऊंगा। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, संप्रभु बना दिया गया। तो संप्रभु बना दिया गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी ये जो है ये सुप्रीम बन गई है, बंगाल प्रेसिडेंसी क्या बन गई है, ये संप्रभु बन जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी बंगाल का गवर्नर तीनों प्रांतों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब ये बंगाल का जो गवर्नर है अब ये गवर्नर जनरल बन गया है। ठीक है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दूसरा लिख देते हैं कि अब बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। ध्यान रखना, बन गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो पहला गवर्नर जनरल जो बन रहा है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स है। यानी पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का बनेगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल बनने, यहां दोनों जगह गवर्नर ही रहेंगे, यहां गवर्नर जनरल बन गया। यानी कुछ मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल को एक तरह से मद्रास और बंबई पर सुप्रीमो पावर दे दिया गया है। ठीक है ना? ठीक है, यहां पर देख लीजिए, बंगाल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को एक तरह से मद्रास और बंबई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं अन्य प्रांतों के शासन का प्रबंध और नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रदान की गई। ठीक है ना? यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद को मद्रास और बंबई, जिसको हम अन्य प्रांतों भी कह सकते हैं, अन्य प्रांतों के शासन को क्या किया गया, अन्य प्रांतों के शासन का प्रबंध
और नियंत्रण करने की शक्ति दी गई, करने की शक्ति दी गई। अब यहां पर ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो गवर्नर जनरल है वो कहीं ना कहीं मद्रास और बंबई के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बंगाल वाले को सुप्रीमो बना दिया गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन यहां एक चीज जो है कुल मिला के कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया गया। क्या? कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, कुछ विशिष्ट मामले अब यहां पर डिफाइन नहीं हो पाएगा और यही कुल मिला के विवाद का कारण बनेगा। ये ड्रॉबैक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर या कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर सब परिषद गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना, यानी ध्यान रखना, कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर, अब आप यही नहीं क्लियर कर पाए कि वो कुछ विशिष्ट अवसर कौन से हैं, तो कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर सब परिषद गवर्नर जनरल की, सब परिषद गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति, सब परिषद गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना ये प्रांत, सब परिषद गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना ये प्रांत किसी भी देशी राज्य से युद्ध या संधि की घोषणा नहीं कर सकते थे। किसी भी, मैं अभी समझा रहा हूं, देशी राज्य से, किसी भी देशी राज्य से युद्ध या संधि की घोषणा नहीं कर सकते थे। यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, अभी मैं बताऊंगा विशिष्ट मामला क्या हो सकता है। यानी सब परिषद जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है, वो पूरे देश के लिए अब कानून बनाएगी। देश से मतलब पूरे ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए, यानी उसमें मद्रास भी आ जाएगा, बंबई भी आ जाएगा। तो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को मान्य करना पड़ेगा। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर कहीं ना कहीं ये दोनों ही प्रांतों के गवर्नर किसी भी देशी रियासत से युद्ध या संधि की घोषणा नहीं कर सकते थे। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में कंपनी का शासन गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित हो गया। ये तो क्लियर है। यानी कहीं ना कहीं हम यहां पर एक बात कह सकते हैं कि भारत में एक तरह से कह सकते हैं कंपनी का शासन गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, भारत के कंपनी का शासन गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रित कर दिया गया। अभी इसको और थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं तो आप लोगों की समस्याएं और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मानकर चलिए थोड़ा सा हम लोग इस विषय को लेकर अगर बात करते हैं, इसने कहा कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर मतलब फोर्ट विलियम के गवर्नर, और फोर्ट विलियम के गवर्नर को कहा गया कि भाई वो गवर्नर जनरल बन गए हैं। ठीक है साहब, गवर्नर जनरल बन गए हैं, मद्रास और बंबई के कुलमा के गवर्नर ही रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को यह अधिकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ये थोड़ा सा समझते जाइएगा। चलिए, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को यह अधिकृत किया गया कि वह युद्ध एवं शांति के मामलों में मद्रास एवं बंबई के प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखें। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात और कही गई है कि एक तरह से ये जो बंबई और मद्रास प्रांत के गवर्नर हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट भी निर्देशित हो सकते थे।
यानी जो लंदन में बैठा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, सीओडी है, मैं अब उसकी चर्चा करूंगा। जो लंदन में बैठा हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो एक तरह से कुल ना के कहीं ना कहीं बिना गवर्नर जनरल से अनुमति लिए डायरेक्ट मद्रास और बंबई के गवर्नरों को भी निर्देशित कर सकता था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिख लीजिएगा, या संचालक समिति, संचालक समिति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लंदन में है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां पर है? लंदन में बैठे हैं। ये 24 सदस्यीय है, मैं अभी आप इसकी भी चर्चा करूंगा। 24 सदस्यीय है, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहे तो गवर्नर जनरल को इन्वॉल्व नहीं करेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और वो ये कहीं प्रांतीय सरकारों को सीधे भी निर्देशित कर सकती थी। संचालक समिति प्रांतीय सरकारों, प्रांतीय सरकारों का मतलब है बंबई, बंबई प्लस मद्रास को सीधे भी निर्देशित कर सकती थी। यानी उसको लगा कि कुल मिला के भाई बात नहीं बन रही है गवर्नर जनरल के थ्रू, तो डायरेक्ट कुल मिला के निर्देशित कर सकती थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि दोनों प्रांतीय सरकारों को सीधे भी निर्देशित कर सकती है, यानी कर सकती थी। अब यहां पर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर समझ सकते हैं आप कि बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को मद्रास और बंबई प्रांतों के शासन को प्रबंधन और नियंत्रण करने की शक्ति दी गई। यानी कहीं ना कहीं मैंने पहली जो लाइन आपको पढ़ाया वो सुन लीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट 74 में लागू हुआ। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हुए, यानी कुछ मामलों में, यानी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता कुलना की ये लिख सकते हैं कि कुछ मामलों में, अभी अपन उस पर चर्चा करेंगे, कुछ मामलों में, क्योंकि यहां पर डिफाइन नहीं हो गया है। रोक लगाते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी को संप्रभु बना दिया गया। यानी फोर्ट विलियम का गवर्नर, यहां पर लिख सकते हैं कि फोर्ट विलियम से कुलना के आदेश पारित हो रहे हैं, तो फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल है, वो अपनी काउंसिल के माध्यम से पूरे ब्रिटिश राज्य के लिए या ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकारी है, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी को संप्रभु बना दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। पहला वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहां पर दोनों जगह गवर्नर ही बने रहेंगे, अच्छी बात है। बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को मद्रास और बंबई तथा अन्य प्रांतों के शासन को प्रबंधन और नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रदान की गई। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को और कहीं न कहीं उसकी परिषद को सभी प्रांतों, यानी मद्रास और बंबई प्रांतों का नियंत्रण करने की शक्ति भी दी गई है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर, मैंने कहा कि कुछ मामलों में ये स्वतंत्र हैं, वो मामले क्या हैं वो पूरे डिफाइन नहीं हो पाए, इसीलिए इसका ड्रॉबैक है। कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर सब परिषद गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी परिषद की पूर्व अनुमति के बिना ये प्रांत मतलब मद्रास और बंबई, किसी भी देशी राज्य से युद्ध या संधि की घोषणा नहीं कर सकते थे। क्लियर? भारत के कंपनी का शासन गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रित हो गया। यानी भारत के कंपनी का शासन गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रित हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने भी कहा कि कुल मिला के ब्रिटेन, बंगाल, मद्रास, बंबई सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार इस काउंसिल को मिल गया है। आगे बढ़ जाते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठे हैं, 24 सदस्यीय है, जो सबसे ऊपर हैं, प्रांतीय सरकारों को सीधे भी डायरेक्शन दे सकती थी। अगर उसको लगता है कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल मद्रास और बंबई के साथ कुछ भेदभाव कर रही है या कुछ गड़बड़ कर रही है, तो डायरेक्ट भी अपने आदेश को यहां तक पहुंचा सकती थी। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाइए। गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल भारत के लिए कानून बना सकती थी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी काउंसिल
क्या कर सकती थी? गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल भारत के लिए, कौन से भारत के लिए? पूरे भारत के लिए नहीं, ब्रिटिश भारत के लिए, जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है, जहां जहां अंग्रेजों का नियंत्रण है, काउंसिल भारत के लिए, भारत के लिए यानी कौन से भारत के लिए? यानी ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी, कानून बना सकती थी। अब यहां ध्यान रखना, जो एक तरह से पार्लियामेंट कर रही है वही गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कर रही है, कानून बना रही है। अब यहां पर एक चीज और फंस जाती है, वहां भी विवाद होगा, मैं उसको भी बताऊंगा कि लेकिन उन्हें प्रभावी बनाए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन कानूनों का पंजीकृत एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। कानून बना दिया गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल ने, लेकिन इन कानूनों के लागू होने या के प्रभावी होने, प्रभावी या लागू एक ही बात है, लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट, यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत और प्रकाशित होना आवश्यक था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहां भी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। यानी एक तो कुल मिला के कंट्रोवर्सी, गवर्नर जनरल को पूरा क्लियर नहीं दे दिया कि भैया आप क्लियर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करिए, उसमें कहा कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, तो विशिष्ट मामला क्या है, उसका फायदा मद्रास और बंबई के गवर्नर उठा ले जाते थे। दूसरा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब अभी आएगी तो उसके अधिकार क्षेत्र भी क्लियर नहीं किए गए हैं। गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया पूरे ब्रिटिश भारत का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कानून बना रही है लेकिन लागू नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन कानूनों का पंजीकृत और प्रकाशित होना आवश्यक था, और सुप्रीम कोर्ट कभी कभी इन कानूनों को पंजीकृत नहीं करती थी, जिसके कारण से एक तरह से ब्रिटिश काउंसिल के सामने, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। संविधान यूं ही नहीं बन गया बाबू, संविधान बनने में बहुत, इसीलिए 50 प्रकार की दिक्कतें आई हैं। संविधान यूं ही थोड़ी बन गया है कि जैसे आप बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं संविधान पर कि संविधान खतरे में, संविधान के बना के कितना 1773 से यात्रा कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गई ये बातें? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पर मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट अगर बात कर लेते हैं तो बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन संचालन हेतु गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कहीं ना कहीं यानी एक प्रकार से अब शासन संचालन के लिए पूरे कुल मिला के ब्रिटिश भारत का शासन संचालन होना है, तो शासन संचालन के लिए अब शासन संचालन के लिए क्या होने जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शासन संचालन के लिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल नियुक्त की गई, यानी पूरे कुल मिला के कानून बनाना है। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल का निर्माण, यानी अब एक कुल मिला के 4 सदस्यीय काउंसिल भी बनेगी। गवर्नर जनरल को कुल मिला के कानून बनाने में सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की नियुक्ति की गई। निर्माण या नियुक्ति एक ही बात है, नियुक्ति की गई। ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट अगर पढ़ लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट तो कोई मजा नहीं आएगा। तो नियुक्ति की गई। अब नियुक्ति में क्या हो रहा है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जब नियुक्ति की जाती है तो एक तरह से अब काउंसिल के सदस्यों की बात करते हैं, तो इन सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, और सहायता के 4 सदस्यीय काउंसिल का निर्माण किया गया। जो काउंसिल है या सदस्य है, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया?
तो 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर हैं। तो ये मान के चलिए कि ये गवर्नर जनरल हैं, ये गवर्नर जनरल हैं। अब ये गवर्नर जनरल हैं तो इनको हमने इनकी काउंसिल को थोड़ा सा देखा जाए, वहीं से कुछ चीजें समझ में आएंगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल की बात अगर कर लेते हैं तो यहां पर फिलिप फ्रांसिस का नाम पहले लिख लिया जाए, फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस की बात कर लेते हैं। दूसरी बात कुल के कहीं कहीं और किसकी बात कर लेते हैं, मॉनसन की बात कर लेते हैं, ये तीसरे मेंबर हो गए। चौथे मेंबर की, तीसरे मेंबर की बात कर लेते हैं तो कहीं कहीं क्लेवरिंग की बात कर लेते हैं, क्लेवरिंग। और चौथे जो मेंबर हैं वो बोरवेल हैं। क्या है, बोरवेल। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर 4 मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने अभी कहा कि फिलिप फ्रांसिस हैं, मॉनसन हैं, क्लेवरिंग हैं और बोरवेल हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इनको केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता था। यानी ये जो चारों मेंबर हैं, अभी आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो चारों मेंबर हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति या सिफारिश पर ही ब्रिटिश सरकार सम्राट द्वारा इसको हटाया जाएगा। पहली बात, जो भी कुलना के गवर्नर जनरल निर्णय लेंगे, ये पूरे के पूरे निर्णय कैसे होंगे, बहुमत से होंगे। यानी कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई कानून बनेगा, कोई युद्ध की घोषणा होगी, कोई डिसीजन होगा, तो बहुमत का निर्णय, बहुमत का निर्णय होगा। यानी एक तरह से मान के चलिए कि ये 4 लोग हैं, 4 लोगों में मालूम पड़ गया कि 2 लोग एक निर्णय पर इधर हैं और 2 लोग इधर हैं, तो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे देंगे, निर्णायक मत देंगे। कुलना के कहने के बीच में कुलना के निर्णायक मत ही देना पड़ेगा। यदि ये 4 लोग हैं और 2 लोग किसी एक बात से सहमत हैं और 2 लोग किसी और बात से सहमत हैं, तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। लेकिन सपोज करिए कि ये तीनों ही एक तरफ ऑलरेडी रहे, तब क्या होगा। मानकर चलिए ये 3 लोग एक तरह से एक तरफ हो जाएं, ये तीनों लोग अगर मान लीजिए ये तीनों जो है शुरू से ही, जैसा कि हम देखेंगे, ये तीनों लोग शुरू से ही एक तरफ हैं। ये बोरवेल बेचारा कुलना के केवल गवर्नर जनरल के साथ खड़ा रहता है, तो गवर्नर जनरल के सामने समस्या है। और यही हुआ। काउंसिल में सबसे बड़ी बात है कि कुलना के सरकार किसके नाम पर चल रही है, कानून किसके नाम पर बन रहा है, तो गवर्नर जनरल के नाम पर बन रहा है। लेकिन वो बेचारा बहुमत के सामने लाचार है। यानी सरकार बन रही है, जो भी कानून बन रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो गवर्नर जनरल के नाम पर चल रहा है। यानी बदनाम कौन होंगे, गवर्नर जनरल। लेकिन वो बेचारे की सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये तीनों नए अपॉइंट हुए हैं और ये तीनों लंदन से आए हैं, ये ऑलरेडी पहले से था। तो ये तो कुलना के गवर्नर जनरल के साथ इसकी ट्यूनिंग तो बेहतर थी, लेकिन ये तीनों एक साथ मन बनाए हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स अपने काउंसिल के निर्णयों से हमेशा दुखी रहा, और कह सकते हैं कि ये जो कुलना के कहीं कहीं काउंसिल थी, इसका ड्रॉबैक यही है कि गवर्नर जनरल इनके निर्णयों को पलट नहीं सकता था। इसका कहीं ना कहीं यही काम बाद में 1781 के अमेंडमेंट एक्ट में किया जाएगा। क्योंकि जब तक, मान लीजिए अब क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, इसको कुलना के निषेधाधिकार दे दिया। ठीक है भाई, आप अपनी बात रखें, मैं सहमत नहीं हूं, अब तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लूंगा। लेकिन यहां पर गवर्नर जनरल को बहुमत का सम्मान करना पड़ता था। यही सबसे बड़ी समस्या इसकी हो गई। ठीक है ना, आप क्लियर हो गई बातें। मैंने अभी कहा ये जो लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए, काउंसिल, काउंसिल के सदस्य, काउंसिल के सदस्य जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटेन के सम्राट द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे, नियुक्त होते थे।
अब हम थोड़ा सा और इसके आगे की बात कर लेते हैं और आगे की थोड़ी सी बातों को समझा जाए तो यहाँ पर और भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को आज इस क्लास में बताने के प्रयास में हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब सीओडी आप कह रहे हैं तो सीओडी के बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी सीओडी मतलब जो है वहाँ के एक तरह से जो प्रोप्राइटर्स लोग होते थे, जो मालिक लोग हुआ करते थे, मैं यहाँ पर हल्का सा बता देता हूँ। तो जो मालिक लोग हुआ करते थे उन्हीं में से जो 1000 पाउंड के शेयर धारक हुआ करते थे उनको कुल मिला के सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता था। और वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से यहां पर कंपनी को रेगुलेट करती थी, कंपनी को नियंत्रण किया करती थी। और उस सीओडी के ऊपर जो निगरानी रहती थी वो किसकी रहती थी? वो ब्रिटेन के कुल मिला के कहीं की संसद की रहती थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से यहां पर हम लोग इसी एक्ट में लिख लेते हैं, इस एक्ट में लिख लेते हैं, इस एक्ट में ये कुल मिला के कहीं की प्रोविजन बन गया है, इस एक्ट में ये प्रोविजन बन गया है। इंग्लैंड में ये ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन 24 निदेशकों के एक निकाय द्वारा 24 निदेशकों या डायरेक्टर्स के निकाय द्वारा यानी जो 24 कुल मिला के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो होते थे उसमें से जो 1000 कुल मिला के पाउंड के शेयर होल्डर्स होते थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता था और इनकी संख्या 24 कर दी गई थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है? पहले 500 पाउंड था, अब 1000 पाउंड कर दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो इस एक्ट में इंग्लैंड में ईआईसी का प्रशासन 24 निदेशकों के डायरेक्टर्स के द्वारा प्रबंधित किया जाता था, प्रबंधित किया जाता था, जिसे सीओडी कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक तरह से सीओडी कुल मिला के इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। लंदन से बैठकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुल मिला के कंट्रोल किया करते थे, या गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। तो इसमें एक बॉडी यहां पर है, इसके ऊपर किसका नियंत्रण था? तो इसके ऊपर जो नियंत्रण किया गया था वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का था, ब्रिटिश सरकार का था। यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो सर्वोपरि है। और ब्रिटिश संसद कुल मिला के कहीं कि अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश संसद के नीचे कौन आ गया, तो ये सीओडी आ गया, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे फिर कौन आ गए, तो फिर ये गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल से नीचे कौन है, तो प्रांतों के गवर्नर। इस प्रकार से कुल मिला के एक फ्रेमवर्क हम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद एक तरह से सुप्रीमो हो गई है, क्लियर है? अब यहां पर थोड़ी सी हम लोग बातों को लेकर और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर इस एक्ट के द्वारा एक और व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब ये 3 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी एक प्रकार से ध्यान रखना जिसमें एक मुख्य
न्यायाधीश हैं और 3 अन्य न्यायाधीश हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी तथा वे अपने पद पर कब तक बने रह सकते थे? सम्राट की इच्छा, प्रसाद पर्यंत। यानी इनकी नियुक्ति, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा होती थी और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत, यानी उसकी जब तक इच्छा है, कुल मिला के इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी इनकी नियुक्ति कुल मिला के सम्राट के द्वारा होती थी और वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते थे जब तक सम्राट की इच्छा रहती थी, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति हो रही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वहां के ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट 73 के एक्ट में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बना कब है? तो सुप्रीम कोर्ट जो बना है वो 1774 में बना है। कब बना है? 1774 में बना है। अब यहां पर ध्यान रखना कि चीफ जस्टिस, यानी इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है? एलिजा एम्पे। कौन है? एलिजा इम्पे है। यानी एक तरह से कुल मिला के कौन था? तो एलिजा इम्पे था। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो कुल मिला के अन्य न्यायाधीश 3 जो थे, अन्य न्यायाधीश जो 3 और हैं, उसमें एक का नाम है लीमेस्टर, हाइड, और तीसरा है चैम्बरलिन। यानी लीमेस्टर, हाइड और चैम्बरलिन, ये 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हो गई बातें? अब यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं कि यह न्यायालय भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का सबसे बड़ा न्यायालय था। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर लिखते जाइएगा। यह न्यायालय भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का सबसे बड़ा न्यायालय था। सबसे बड़ा न्यायालय था, यानी कंपनी के अधीन। सुप्रीम कोर्ट है भाई, भले वारन हेस्टिंग्स ने सदर दीवानी, सदर निजामत बना दिया हो, लेकिन ये सुप्रीमो है। इसे दीवानी फौजदारी, ध्यान रखना, दीवानी फौजदारी, इस सुप्रीम कोर्ट को क्या मामला सुनने का अधिकार है? दीवानी फौजदारी, एक एक चीज को कुल मिला के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें चल रही हैं। इसी प्रकार से न्यायिक, धन संबंधी, न्यायिक यानी वो न्यायिक अधिकारियों पर भी कुल मिला के शिकंजा कसेगी। धन संबंधी यानी रेवेन्यू अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेगी। धार्मिक मामलों में भी, ये ध्यान रखना, दीवानी मामले भी सुनेगी, फौजदारी मामले में भी सुनेगी, न्यायिक मामले में भी सुनेगी। धन संबंधी मामलों को, यानी रेवेन्यू वसूल करने वाले रेवेन्यू ऑफिसर्स भी इसके अंडर में आ गए। धार्मिक मामलों की भी सुनवाई करेगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनी के कर्मचारियों पर, यानी ब्रिटिश अधिकारियों, ध्यान रखना, इन मामलों में यदि धार्मिक मामलों में भी कोई छेड़छाड़ की गई है तो यहां पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल मिला के धार्मिक मामलों में ब्रिटिश अधिकारियों, यहीं से तो परेशानी हो गई ब्रिटिश अधिकारियों को कि भाई हम अपना काम करें कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में खड़े हों, बुलावा आ जाता है। तो ब्रिटिश अधिकारियों और कुल मिला के कहीं ना कहीं एक तरह से कंपनी के कर्मचारियों, थोड़ा ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों, जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं सभी ऊपर, इसीलिए सब परेशान हो गए। कंपनी के कर्मचारियों पर एक तरह से मुकदमे की सुनवाई करने का
व्यापक अधिकार था, व्यापक अधिकार था। यानी ये समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कुल मिला के कहीं जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं वो सब इसके अंडर में आ गए। इसी प्रकार से कंपनी के अंग्रेज जितने भी कुल मिला के कहीं के नागरिक थे वो भी सब इसके अंडर में आ गए और सभी मामले ये सुना करती थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर एक और जो बात है कि भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, तो भ्रष्टाचार को रोकना है तो रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के शासन में, इस एक्ट ने कंपनी के शासन में सुधार करते हुए, यानी इस एक्ट ने कंपनी के शासन में सुधार करते हुए कंपनी के शासन में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार, इस एक्ट ने कंपनी के शासन में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार, क्योंकि ये संविधान पर बात चल रही है इसीलिए अक्षरशः सब बातें जो कि दो लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भ्रष्टाचार कंपनी के, मैंने कहा कि कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचारिता पर ज्यादा है, उपहार ले रहे थे, अपने निजी व्यापार कर रहे थे, कंपनी के व्यापार को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इस एक्ट ने क्या कहा कि फैले हुए भ्रष्टाचार, उपहार लेने और व्यक्तिगत व्यापार करने, किसके व्यक्तिगत व्यापार करने? कंपनी के कर्मचारी जो व्यक्तिगत का व्यापार कर रहे थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर कंपनी के कर्मचारी जो व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे, व्यापार करने और रिश्वत लेने, ये चोरी और रिश्वत का काम अंग्रेज हमको सिखाकर चले गए। रिश्वत लेने, ये क्वेश्चन आता है, जैसे दुर्गुणों को दूर करने का प्रावधान था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी इस प्रकार से इस तरह की चीजों पर कहीं ना कहीं आप बदमाशी नहीं कर सकते हैं। यदि इसकी अवहेलना की गई तो ध्यान रख लेना, अधिकारियों को भारत से निकाल दिया जाता था। यानी इस प्रकार से ये आप जो कहीं ना कहीं बताए गए हैं कि आप उपहार नहीं मान रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं, तब क्या किया जाएगा? यदि इस कानून का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? उन कर्मचारियों को क्या कर दिया जाएगा? वापस भगो, कम बैक। तो उन कर्मचारियों को इस तरह से भारत से निकाल दिया जाएगा, भारत से निकाल दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको इस पर भी रोक लगाने की बात की गई है, ठीक है ना। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं कि भारत में इतना ज्यादा पैसा था कि कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिए गए थे, ठीक है ना। यानी बढ़ा दिए गए। आपके वेतन बढ़ा इसलिए दिया गया कि भैया वेतन हम बढ़ा दें, आप बदमाशी मत करिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी इस एक्ट के द्वारा बढ़ा दिए गए। यानी इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों के जो वेतन थे उसे भी बढ़ा दिया जाता है। अब कंपनी के कर्मचारियों के जब वेतन बढ़ा दिए गए तो यहां पर ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल है, जो बंगाल में गवर्नर जनरल बनकर बैठा है, उसका वेतन 25,000 पाउंड है। यानी 25,000 पाउंड, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी गवर्नर जनरल का वेतन कितना कर दिया गया? 25,000। भाई बदमाशी नहीं करो, 25,000 आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से काउंसिल मेंबर्स के वेतन, जो काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे, काउंसिल के जो मेंबर कुलना के थे, उनका वेतन कितना किया गया? 10,000 पाउंड किया गया, ठीक है। ये 10,000 पाउंड हो गया।
इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम और बात करते हैं तो एक तरह से मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था उसको 8,000 पाउंड दिया जा रहा है, ये 8,000 पाउंड। और अन्य जो न्यायाधीश थे, अन्य जो न्यायाधीश थे, आप समझ लीजिए उनको 6,000 पाउंड। यानी दुनिया में इतना ज्यादा सैलरी किसी भी देश में उपलब्ध नहीं थी। यानी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो वेतन निर्धारित किया गया तत्कालीन समय में संसार में सबसे अधिक है। यानी यहां पर लिख सकते हैं कंपनी के कर्मचारियों का जो वेतन निर्धारित किया गया वो संसार में कहीं भी इतना वेतन नहीं था। यानी भारत में ही सबसे ज्यादा इस प्रकार से वेतन था। इसीलिए आप देखिएगा बाद में जितने भी आईसीएस ऑफिसर हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो भारत में रहने की देते हैं। अब मैंने अभी कहा कि ब्रिटिश संसद किस प्रकार से इस पर नियंत्रण कर रही है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। कैसे हो गया, यानी इस एक्ट के द्वारा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार का, सॉरी, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अब कंपनी का नियंत्रण कैसे स्थापित हो गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल भाई कुल मिला के पहले से 4 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित है। पहली बात मैंने अभी कहा निर्धारित है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य हैं, तो 24 सदस्य हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने सदस्य हैं, तो 24 सदस्य हैं। यानी ये लंदन का मामला है कि 24 सदस्य हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। इस प्रकार से इनमें से 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे। यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते थे, फिर अगले 1 वर्ष तक वो पद पर नहीं रहेंगे। इस प्रकार की बातें थी। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रकार से डायरेक्टरों को अपनी धन संबंधी रिपोर्ट, यानी इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी धन संबंधी रिपोर्ट जो यहां से जाएगी, यानी भारत से जो रिपोर्ट जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पटल पर जाएगी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी धन संबंधी रिपोर्ट, ये ध्यान रख लेना, यहां से नियंत्रण शुरू हो रहा है। धन संबंधी रिपोर्ट किसे दिखाना पड़ेगा, ब्रिटिश अर्थ मंत्री को, यानी ब्रिटिश अर्थ मंत्री, यानी एक प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर को। यानी भारत की जो कुलना के कहीं न कहीं धन संबंधी रिपोर्ट है वो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को, और दूसरा सैनिक और राजनीतिक कार्यों की रिपोर्ट, दूसरा यहां पर ध्यान पहला और दूसरा लिख लेते हैं, भारत की सैनिक और राजनीतिक मामलों की रिपोर्ट, राजनीतिक मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश मंत्री को, कहां पर, विदेश मंत्री को। ध्यान रखना, एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट विदेश मंत्री। ये आता है क्वेश्चन सर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कुल मिला के कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी धन संबंधी रिपोर्ट ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर को या अर्थ मंत्री को, और भारत की सैनिक और राजनीतिक मामलों की रिपोर्ट वहां के विदेश मंत्री को देनी होगी।
को देनी होगी। यानी एक प्रकार से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, सरकार ने इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस मामले में के द्वारा आपकी सभी रिपोर्ट मंगा लेगा और वो ब्रिटेन की संसद पर रखेगा। क्लियर हो गई बातें? तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन किया जा रहा है, यानी भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक क्या थे, कमजोरियां क्या थीं, और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट कैसे आया, इस पर मैं अगली क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। जरूर जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।